बीएससी क्लास से रिलेटेड एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम हीमोग्लोबिन के सहकारिता प्रभाव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बोहर प्रभाव क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे। ये दो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन हैं जिसके बारे में मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, आप पीछे ले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू, आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री में स्वागत है। चलिए इसको देखते हैं। हीमोग्लोबिन का जो कोऑपरेटिव इफेक्ट सहकारिता प्रभाव क्या होता है इस पर डिस्कस करते हैं क्या होता है। सहकारिता प्रभाव जिसको हम कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं क्या है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन 4 उप इकाई से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए इसके बारे में। एक हीमोग्लोबिन में 4 उप इकाई होते हैं जिसमें से एक ग्लोबिन होता है, एक ग्लोबिन अणु और 4 हीम अणु होता है। तो हीमोग्लोबिन में ओवरऑल देखेंगे तो हम इसमें 4 उप इकाई से ये मिलकर बना हुआ है ऐसा माना जा सकता है। जब एक उप इकाई, जब एक सब यूनिट ऑक्सीजन अणु को जब ये बाइंड करता है, एक हीम अणु ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड करता है, बंध बनाता है, तो उसमें कन्फॉर्मेशनल परिवर्तन या चेंजेस होने लगता है, ठीक है। किसमें? शेष 3 जो बाकी के रेस्ट जो 3 यूनिट और है उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होना शुरू हो जाएगा, संरूपणात्मक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, जिससे जो शेष 3 और इकाई है उसमें भी ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण क्षमता में वृद्धि होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिससे अब देखेंगे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अणु के हटने से हीमोग्लोबिन में विपरीत संरूपणात्मक कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा। तो शेष 3 उप इकाई जो इसका है वो भी ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण क्षमता को घटाने लगता है। तो इस घटना को हम सहकारिता प्रभाव या कोऑपरेटिव इफेक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। हुआ क्या यहाँ पर, जैसे कि इसमें हम देखते हैं अब एक यूनिट, इसका जो एक यूनिट है, जैसे ये हीम यूनिट है, ये वाला हीम यूनिट है। अब ये वाला हीम यूनिट, जैसे कि इसको ऐसे बना लेते हैं, एक मिनट, ये आपका ये हीम यूनिट है, ये आपका हीम यूनिट है। जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो जो शेष और 3 यूनिट है, जैसे कि 1 2 3, ठीक है। हीमोग्लोबिन, जब एक हीमोग्लोबिन में बात करते हैं तो इसमें 4 हीम अणु होते हैं और ये 4 हीम अणु एक ग्लोबिन से जुड़ा होता है। जैसे ये ग्लोबिन, बाहर वाला ग्लोबिन हो गया, इसको एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं तो जल्दी ये क्लियर होगा। जैसे ये आपका हीम अणु हो रहा है, ये पहला हीम अणु, ये आपका दूसरा हीम अणु, ये आपका तीसरा हीम अणु और ये आपका चौथा हीम अणु है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक ग्लोबिन प्रोटीन को जोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं ये आपका ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है। ये आपका ग्लोबिन प्रोटीन है जिसके साथ ये बाइंड किया हुआ है, हीम अणु इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये टोटल आपका हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन है, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन है ये। और एक हीमोग्लोबिन में हम देख रहे हैं तो 4 हीम अणु हो रहा है, इसी को हम 4 उप इकाई के नाम से हम जान रहे हैं। जब एक हीम अणु ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है और उसके साथ बाइंड करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की तरफ जा रहा है, तो इसका जो शेष 3 और यूनिट है, ये 3 यूनिट भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रति अपना जो आकर्षण क्षमता है, अट्रैक्शन जो पावर है, उसको इंक्रीज करना शुरू कर देता है और ये भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड बनाना शुरू कर देता है जब एक हीम अणु ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है योगेश इसमें, तो इसमें हम देखेंगे जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन चुका है, मतलब ये जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन चुका है, अब ये हीमोग्लोबिन में इसमें 4 यूनिट इसमें यहाँ पर भी रहेंगे। तो जब एक यूनिट ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, एक हीम यूनिट ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, तो शेष जो और 3 यूनिट्स और बच रहे हैं वो 3 यूनिट भी ऑक्सीजन को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। तो एक जब बाइंड करना शुरू करता है तो बाकी का जो 3 है वो भी बाइंड करना शुरू कर देता है। जब एक रिलीज करना शुरू करता है ऑक्सीजन को तो बाकी का जो 3 यूनिट है वो भी रिलीज करना शुरू कर देता है। इसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट, ठीक है योगेश। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें जो सहकारिता प्रभाव है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं होता क्या है। एक्चुअल में तो अब मतलब समझ में आ गया, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि सहकारिता के प्रभाव को
ऑक्सीजन बंधन वक्र से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम एक ग्राफ देखेंगे अभी नीचे, जैसे कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो इस ऑक्सीजन बंधन वक्र से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन के उच्च सांद्रण पर हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन दोनों लगभग समान प्रबलता से ऑक्सीजन को बांध कर रखते हैं। क्या बोल रहा है? जब हम उच्च सांद्रण की स्थिति पर रहेंगे, जब हम उच्च सांद्रण की हाई कॉन्सेंट्रेशन पर अगर बात किए, ऑक्सीजन के हाई कॉन्सेंट्रेशन पर, तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही सेम एक्सटेंशन रखता है, समान पावर रखता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने का। लेकिन मांसपेशी में, जब टिश्यू में हम बात करते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है वो निम्न होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन पर होता है। तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन के प्रति बांधने की क्षमता होती है ऑक्सीजन अणु को, वो बहुत ही कम होती है। टिश्यू में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन रखा रहता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की जो सांद्रता कम होती है, तो वैसे कंडीशन में ऑक्सीजन अणु को बांधने की क्षमता हीमोग्लोबिन में कम होती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का स्थानांतरण मायोग्लोबिन को हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मायोग्लोबिन की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है लो सांद्रता पर। ठीक, तो ऐसे स्थिति में मांसपेशी में ऑक्सीजन की निम्न सांद्रण की स्थिति में मांसपेशी की गतिविधि के दौरान, जैसे कि कोई एक्टिविटी हो रहा है बॉडी में, तो ये मांसपेशी की गतिविधि के दौरान या उसके तुरंत बाद के बारे में बात किया जाए, तो वहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन की स्थिति पैदा होती है। जब बॉडी वर्क कर रहा है, टिश्यू वर्क कर रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। वैसे कंडीशन में यहाँ पर मांसपेशी में ऑक्सीजन की निम्न सांद्रता वाले कंडीशन उत्पन्न होती है, और यहीं पर जाता है जब हीमोग्लोबिन, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। ओके, यह अभिक्रिया की, इस अभिक्रिया जो अभी हम देखें उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि ये फेफड़ा में, लंग्स में अगर हम बात करते हैं, तो लंग्स में हीमोग्लोबिन जाएगा, 4 ऑक्सीजन अणु को ये बाइंड कर लेगा। हीमोग्लोबिन के 4 सब यूनिट होते हैं, एक सब यूनिट एक ऑक्सीजन अणु को बाइंड करके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये बाइंड कर लिया और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। ठीक है, जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू टिश्यू में पहुंचेगा उदक में, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और ये ऑक्सीजन किसको दे देगा, इस मायोग्लोबिन को दे देगा। एक मायोग्लोबिन सिर्फ एक ही यूनिट रखता है, तो ऑक्सीजन के 4 अणु को बाइंड करने के लिए 4 मायोग्लोबिन की आवश्यकता होगी, और ये 4 मायोग्लोबिन उस ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा। यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन लो कॉन्सेंट्रेशन में है, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन पर था। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से होता है, कहाँ पर बाइंड होगा और कहाँ पर ये रिलीज होगा। क्लियर हुआ योगेश? तो हाँ सर, ये ठीक हो गया, क्लियर हुआ। अब इसमें हम देखेंगे जब हीमोग्लोबिन की एक उप इकाई O2 अणु के साथ बंध बनाती है, तो इसका आयरन धातु जो होता है, आयरन धातु आयन संकुचित हो जाता है। ठीक है, तथा चक्र के छिद्र में प्रवेश करके संलग्न हिस्टिडीन अणु की ओर झुक जाता है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देखे हैं, स्ट्रक्चर में देखते हैं हीमोग्लोबिन का, तो आयरन जो होता है हाई स्पिन स्टेट में होता है, तो इसका साइज बड़ा होता है, और जो पोरफायरिन रिंग होता है, वो पोरफायरिन रिंग के छेद में, होल में ये संलग्न नहीं हो पाता, फिट नहीं बैठ पाता। ठीक है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तब लो स्पिन पर चला जाता है, साइज हो जाता है छोटा, और पोरफायरिन रिंग के क्षेत्र में, होल में ये प्रवेश कर जाता है, और वहाँ पर बैठा होता है हिस्टिडीन अणु। हिस्टिडीन अणु की ओर ये झुक जाएगा। जैसे ही ये झुकता है, ये ग्लोबिन प्रोटीन से होता है हिस्टिडीन, ये ग्लोबिन प्रोटीन का हिस्टिडीन को अपनी ओर खींचेगा और खींचकर उस पर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा, तो बाकी का जो 3 और हीम अणु होते हैं, तीन हीम अणु, वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है, तो उसमें भी कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होना शुरू हो जाएगा।
तो इससे जो शेष 3 सब यूनिट है वो ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण क्षमता में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेता है। ठीक है, इस कारण से वहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होने के कारण से वो भी ऑक्सीजन के साथ बंध बनाना शुरू कर देगा। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, उसके जब एक हीम अणु ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है तो बाकी के 3 अणु को ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कन्फॉर्मेशनल चेंजेस के थ्रू। तो हम इस प्रभाव को बोल रहे हैं उसका साथी या सहयोगी प्रभाव, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट, सहकारी प्रभाव। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा होता है वो कहाँ पर होगा, फेफड़े पर होगा। यहाँ पर अतः अधिक से अधिक O2 हीम समूह से संयुक्त हो जाती है, और जब कोशिका में जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही एक हीम इकाई O2 मुक्त करेगा, बाकी के सभी हीम इकाई भी O2 को मुक्त कर देगा। यही कोऑपरेटिव इफेक्ट है। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम डिस्कस किए। मायोग्लोबिन केवल एक हीम इकाई रखता है, अतः यह सभी O2 को कोशिका के अंदर संग्रहण करके रख लेगा। जब उसको ज़रूरत पड़ेगा, एक्टिविटी आएगा, तो वहाँ पर जाकर ये यूज करेगा। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है योगेश, आगे बात करते हैं। और तो इसमें हम देखेंगे ये जो ग्राफ है जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस किया, ये ग्राफ आपको क्या बताता है। तो इसमें अपने को 2 पॉइंट देखने को मिलेगा। एक तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा एक दाब के बारे में, और दूसरा है यहाँ पर पीएच के बारे में। जब हम पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट। ठीक है, और जब हम दाब के बारे में बात करेंगे तो हम इसको बोलेंगे कोऑपरेटिव इफेक्ट से हम इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट के थ्रू इसमें क्या समझाया गया है ग्राफ में, जैसे कि हम शुरू में ही डिस्कस किए थे। अभी देखो यहाँ पर जब फेफड़ों में हम बात करते हैं, लंग्स में बात करते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का दाब मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर उसका दाब ज़्यादा होगा। ठीक है, मांसपेशी में जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है या ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। क्लियर हुआ? अभी यहाँ पर देखो तो इस ग्राफ में आपको क्या समझाने का प्रयास किया गया है, तो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन बंधन वक्र से स्पष्ट होता है कि हीमोग्लोबिन की 4 उप इकाइयाँ स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती, ना ही करती है। ठीक है, वे एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग भावना से काम करते हैं। जब एक ही अणु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो अन्य 3 अणु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की क्षमता को वृद्धि कर रहा है। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं के साथ संयोग कर लेता है, जैसे यहाँ पर रिएक्शन में देख रहे हैं। तो इसी को हम ग्राफ में देखें, जैसे कि यहाँ पर देखो आप इस वाले पॉइंट पर देखिए, ये आपका क्या है, मायोग्लोबिन के लिए है, बाकी ये दोनों क्या है, हीमोग्लोबिन के लिए है। ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये दोनों हीमोग्लोबिन के लिए है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर से हम बात करते हैं, ये जो लाइन खींचा गया है डॉटेड लाइन, यहाँ पर वाला ये डॉटेड लाइन खींचा गया है। इस डॉटेड लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर इधर ये इस साइड जाते हैं तो ये दाब ज़्यादा है, मतलब फेफड़ा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे देखोगे आप लो कॉन्सेंट्रेशन से धीरे धीरे आप बढ़ते हुए जाते हो, ऐसे लो कॉन्सेंट्रेशन से आप हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इसमें क्लियरली आपको समझ में आएगा क्या, 1 मिनट, चलिए ठीक है, इसमें इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें अपने को क्या देखने को मिल रहा है, जैसे हम दाब को बढ़ा रहे हैं तो दाब को बढ़ाने से अचानक से देखोगे तो यहाँ पर ये देखो ऑक्सीजन के साथ संतृप्तता प्रतिशत दिया हुआ है, मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की क्षमता के बारे में बताया गया है जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और इधर हम जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन या इसका जो दाब है वो एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन मान के चल सकते हो बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम दाब को बढ़ा रहे हैं तो अचानक से यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग की क्षमता बढ़ जाती है जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर देखो ये पीएच से रिलेटेड भी है ना, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ये दोनों ग्राफ में देखोगे तो इसमें देखते हैं जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है तो अचानक से यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की क्षमता बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है, जब एक हीम अणु ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो उसके साथ साथ जो बाकी का 3 अणु होता है वो भी इसके साथ बाइंड करना शुरू कर देता है, इंक्रीज हो जाता है इसका पावर। जैसे ही हम और बढ़ा देते हैं तो ये और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी एक सेचुरेशन स्टेट पर पहुंच जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी हो जाता है। ठीक है, स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक। अच्छा, इसमें अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बोहर प्रभाव क्या होता है। अभी हम देखें क्या देखें, कोऑपरेटिव इफेक्ट देखें, कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है। अब बोहर प्रभाव को समझते हैं ये क्या होता है।
अभी हम जब कोऑपरेटिव इफेक्ट के बारे में बात किए तो हम वहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन या तो दाब बोल सकते हैं, उस पर निर्भर करता है, लेकिन बोहर प्रभाव जब हम देखेंगे तो ये पीएच पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, इसको समझने से पहले हम एक पॉइंट इसमें देख लेते हैं, ये पॉइंट क्या है। तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे जैसे कि एक आपका फेफड़ा होगा, ठीक है, ये फेफड़ा हो गया और इधर आपका टिश्यू है, ठीक है, ये आपका टिश्यू है। अब फेफड़ा पर ऑक्सीजन रहता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है टिश्यू पर, ठीक है। एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा टिश्यू से, या सेल यहाँ पर टिश्यू है ये, और ये आपका लंग्स है, फेफड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पर टिश्यू सेल में बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें हम देखें जब ये रक्त के साथ बाइंड होता है तो CO2 ये चेंज हो जाता है HCO, एक मिनट, एक HCO, ठीक है, HCO और HCO3-, ठीक है। अब इसको आप देखोगे तो ये क्या है, एक प्रकार से एसिड है, ठीक है, ये क्या है, एसिड है, क्योंकि ये जब HCO3 बनता है तो यहाँ पर H+ भी बनता है साथ में, जो इसकी एसिडिटी को बढ़ाता है। कहाँ पर रहता है ये, कहाँ पर रहता है योगेश, तो ये रहता है सेल में या टिश्यू में, ठीक है। ये जब हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, और जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा वहाँ पर एसिडिटी ज़्यादा होगी। एसिडिटी ज़्यादा होगी तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा योगेश, डाउन हो जाएगा। जितना ज़्यादा एसिडिक होता है उतना ही कम क्या हो जाता है, उतना ही ज़्यादा डाउन क्या हो जाता है, पीएच वैल्यू गिर जाता है, ठीक है। तो अगर पीएच बढ़ रहा है तो एसिडिटी कम हो रही है, और पीएच डाउन हो रहा है तो एसिडिटी बढ़ रहा है। मतलब पीएच कम हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगर पीएच बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। पीएच डाउन तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी हम आते हैं कहाँ पर योगेश, तो बोहर प्रभाव पर। बोहर प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। बोहर प्रभाव शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में मदद करता है, आदान प्रदान में मदद करता है। इसमें हम क्या पॉइंट देख रहे हैं, इसका मेन की पॉइंट क्या है, ये बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है। इसकी मदद से हम समझेंगे। बोहर कोई वैज्ञानिक है, ठीक है, वो एक इफेक्ट समझाया था, प्रभाव समझाया था पीएच से रिलेटेड, उसी के नाम पर हम इसको बोहर प्रभाव के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो यहाँ पर पीएच कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। जब पीएच का मान कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति बंधुता कम हो जाती है और ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देगा। ध्यान रखिएगा, हम कहाँ पर अभी हैं, पीएच कम हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये पूरा का पूरा खेल सेल के अंदर हो रहा है, और सेल को चाहिए ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के पास होता है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रति बंधुता को कम करेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक योगेश, आगे बढ़ते हैं। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण पीएच मान पर भी निर्भर करता है, ठीक है। ये जो आकर्षण है वो पीएच मान पर भी निर्भर करेगा। इससे पहले हम प्रेशर पर या कॉन्सेंट्रेशन से बात किए थे। मांसपेशी में या टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के कारण से पीएच के मान में कमी हो जाती है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जिससे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण क्या हो गया, घट जाता है, और मांसपेशी की सक्रियता एवं गतिविधियों से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि हो जाएगी। ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता HCO3- कार्बोनेट आयन के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। यही एक रीजन है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगा, बाइकार्बोनेट के रूप में ये चेंज हो जाता है, और बाइकार्बोनेट के चेंज होने के कारण से इसमें एसिडिटी बढ़ेगी और पीएच मान को डाउन कर देगा। अभी हम देखते हैं, जब रक्त फेफड़ों के पास पहुंचेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो गई। अब ऑक्सीजन से कंपेयर करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होना ही है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएच का मान बढ़ जाएगा क्योंकि एसिडिटी कम हो गया, ठीक है। पीएच में यह वृद्धि हीमोग्लोबिन को फेफड़ों से ऑक्सीजन लेने और ऊतक तक ले जाने के लिए, टिश्यू तक ले जाने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। पीएच मान बढ़ा, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति बाइंड करने की पावर भी बढ़ी,
ठीक है, ये सब हम अभी डिस्कस किए। पीएच परिवर्तन की यह संवेदनशीलता बोहर प्रभाव कहलाती है। आई होप ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखें सेल के अंदर पीएच का मान, एक मिनट, सेल के अंदर हम क्या देखें, सेल के अंदर देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना तो बाइकार्बोनेट आयंस बना, पीएच के मान को डाउन किया। ऑक्सीजन के प्रति बाइंडिंग करने की पावर किसका, हीमोग्लोबिन का, ये हो जाता है डाउन, और ये कर देगा ऑक्सीजन को रिलीज, छोड़ देगा, ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, और ये रिलीज होकर कहाँ चला जाएगा, सेल पर चला जाएगा। ये पूरा का पूरा खेल सेल पर हो रहा है, ठीक है। दूसरा, जब ये बाइकार्बोनेट फेफड़ों पर पहुंचा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ओवरऑल हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड लंग के पास पहुंचता है, फेफड़ों के पास पहुंचता है, तो यहाँ पर इसका सांद्रता क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। डाउन होने पर क्या हो गया, पीएच का मान बढ़ेगा। डाउन क्यों हुआ, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उसके कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो जाता है, पीएच का मान बढ़ गया। पीएच का मान बढ़ा तो अब ये HB जो है, हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन के प्रति बाइंडेशन की पावर को बढ़ा देगा, और ये इसको क्या कर देगा, पिकअप कर लेगा, पकड़ लेगा। अब ये फिर चला जाता है कहाँ पर, सेल के पास जाएगा। अब ये ठीक है, ये सेल के पास जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखें, जब पीएच कम होता है तो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है हीमोग्लोबिन, जब पीएच बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है। और यही पीएच पर डिपेंडेंट, पीएच में जो परिवर्तन है उसके प्रति जो संवेदनशील रख रहा है, इसी संवेदनशीलता को हम बोहर प्रभाव के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब इसको आप ग्राफ से भी देखना चाहते हो क्या, चलिए ठीक है, ग्राफ से ही देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले बात किए, ग्राफ में पीएच भी दिख रहा है और ये उसमें आपको ये भी दिखाई देगा। चलिए ठीक, देखते हैं इसको भी, योगेश पूछ रहा है, बता देते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, तो ये ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें अब देखेंगे, एक आपका देखिए इसमें एक मायोग्लोबिन दिया हुआ है और ये हीमोग्लोबिन भी दिया हुआ है। अब ये पीएच डिपेंडेंट है, ठीक है, पीएच डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर पीएच है 7.76, यहाँ पर है 6.8। अभी हम क्या देखें, पीएच अगर कम है, पीएच कम है तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर भग जाएगा, मतलब बाइंड करने की पावर कम आती है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा ज़्यादा। और पीएच बढ़ा हुआ है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की पावर ज़्यादा है, ठीक है, ये याद रख, हाँ ठीक, ज़्यादा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब इसमें देखो, यहाँ पर 7.6 है, पीएच का मान ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। एसिडिटी यहाँ पर ज़्यादा है नीचे वाले केस में, यहाँ पर ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हीमोग्लोबिन के पास यहाँ पर क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पीएच का मान कम है, ठीक है। ये सेल का केस हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर फेफड़ा के केस में जाते हैं तो यहाँ पर अलग केस दिखेगा। अब ये दो पीएच वैल्यू को लेकर समझाया गया है। अगर पीएच का मान ज़्यादा है तो यहाँ पर जो बाइंड करने की पावर है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, पीएच का मान ज़्यादा है तो बाइंड करने की पावर ज़्यादा है। और ये ग्राफ से क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम कम प्रेशर पर ही, कम कॉन्सेंट्रेशन पर ही पीएच के मान को बढ़ा देते हैं तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। दूसरे ग्राफ में, हम जो नीचे वाले ग्राफ में देख रहे हैं, इस ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तब जाके वो सेचुरेशन आपको मिलेगा। ऊपर से यहाँ पर अगर 6.8 पीएच पर ही बात करते हैं तो इन दोनों का जो अंतर देख सकते हैं, यहाँ पर का जो ऊपर वाला लाइन देख रहे हैं और ये नीचे वाला लाइन देख रहे हैं, ठीक है, दोनों में आप बाइंडेशन की पावर देख सकते हैं, बंध बनाने की पावर को देख सकते हैं। अगर पीएच मान कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के प्रति बंधुता को कम ही रखता है, ठीक है, इस ग्राफ से क्लियरली पता चलता है। ये ग्राफ किसके द्वारा दिया गया था, बोहर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आप हम देखें कोऑपरेटिव इफेक्ट और जो बोहर इफेक्ट है उसके बारे में, दोनों पॉइंट को हम डिस्कस कर लिए। अगर कहीं पर आपको हीमोग्लोबिन के लाल रंग का कारण पूछता है, क्यों होता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, हीमोग्लोबिन के लाल रंग का कारण क्या है। आई होप ये जो दोनों क्वेश्चन देखें हम हीमोग्लोबिन के बारे में, क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कुछ कहीं पर कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रॉपरली उसका आंसर करूँगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अच्छा, वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए ऐसे ही वीडियो को ला सकूं, ठीक है, धन्यवाद।